सीएम शिवराज ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबोधन में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन की घोषणा की थी। घोषणा के महज 18 दिन बाद पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन कर दिया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बालाघाट से विधायक गौरीशंकर बिसेन को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एमपी में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि राजनीति और जनता को गुमराह करने के लिए आयोग बनाया गया है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। कुणाल चौधरी ने सवाल करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार को 15 साल में ओबीसी की याद क्यों नहीं आई। 15 सालों के कार्यकाल में ओबीसी वर्ग कल्याण आयोग का गठन क्यों नहीं किया। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते विश्वास सारंग ने कहा, जब सरकार कोई अच्छा काम करती है तो कांग्रेस अड़ंगा लगाती है। खुद कांग्रेस ने कभी किसी वर्ग का कल्याण नहीं किया। हमने पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए आयोग का गठन किया तो कांग्रेस सवाल उठा रही है। कोरी राजनीति है कि कैसे कोरी राजनीति करी जाए और कैसे जनता को भ्रम में रखा जाए। वो लोग जो सिर्फ लोगों का, जनता का विरोध करते हैं, वो लोग इसके उधार की बात कर रहे हैं। और पहले कहाँ गए थे, 15 साल में क्यों ये आयोग नहीं बनाए, 15 साल में क्यों आरक्षण नहीं बनाए, क्यों सिर्फ अभी सारी याद आ रही है जब कांग्रेस ने 15 महीने के अंदर लोगों को उनके अधिकारों को देने की बात करी। सिर्फ ढोल ताशे और तमाशे बजाने का काम बीजेपी कर रही है। पिछड़े वर्ग की सभी समस्याओं को और आइडेंटिफाई करते हुए उनके कल्याण के लिए हमारे वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन जी को उसकी कमान सौंपी गई है। कांग्रेस 15 महीने तो जागी नहीं, 15 महीने तो उन्होंने केवल छलावा किया। केवल कमलनाथ ने घोषणा की और खुद ही ने केस लगवाकर ये सुनिश्चित किया कि 27% पिछड़ों को आरक्षण ना मिले। पर हमारी सरकार ने ये काम किया। हमारी कथनी और करनी एक है। नीमच में आदिवासी युवक के साथ हुई मॉब लिंचिंग की रिपोर्ट कांग्रेस की जांच टीम ने कमलनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है। कांग्रेस की जांच टीम ने नीमच मामले में बीजेपी नेताओं का हाथ होने का दावा किया है। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने पुलिस पर दबाव डालकर मामले को दबाने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि पुलिस ने मामले के 36 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों में से सरपंच पति भी शामिल है, जिसे बीजेपी का समर्थन हासिल है। कांग्रेस ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि देने की मांग की है। कांग्रेस ने 6 सितंबर को आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बड़वानी से अधिकार यात्रा निकालने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया के नेतृत्व में नीमच मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई थी। नीमच से कांग्रेस की कमेटी जांच करके लौटी है और ये कमेटी पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के और आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया के नेतृत्व में वहां पहुंची थी। कांतिलाल भूरिया खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोगों ने नीमच में जांच की, घटना हुई थी, क्या निकला जांच में? नीमच में हम लोग पहुंचे थे, हमारी कमेटी, और वहाँ जाके मृतक परिवार वाले लोगों से हमने मिले, उनकी सारी जो परेशानी हमने देखी, पूछा ऐसे कैसे हुआ। कन्हैयालाल निर्दोष था और उसके साथ एक दूसरा दोस्त था सेन, वो दोनों जा रहे थे और मुख्य सड़क पे उनको ये महेंद्र गुजर और उनके साथी 8, 10, 15 लोग आए और उनको ज़बरदस्ती उनके साथ धक्का मुक्की की और रोड पे उसकी पिटाई की। और फिर बाद में एक मेटाडोर वाला उसको रोका, महेंद्र ने, और रोक के फिर उसका हाथ फिर बांध के उसके खींचा जोर से। मैंने गाड़ी 150 मीटर तक गाड़ी उसको ले गए और इससे ज़्यादा वो अपना तकलीफ हुई और उससे मैंने डैमेज हुआ। तो वो इस तरह से करके भाजपा के लोगों ने, फिर भाजपा वालों ने उसको पर्दा डालने के लिए ये मैंने 36 घंटे तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखने दी। पुलिस के ऊपर दबाव था, पर जब वीडियो वायरल हुआ गाड़ी से खींचते हुए जब पुलिस घबराए, फिर रिपोर्ट में पहले 304 किया था, फिर मर गया तो उसको 302 करा। तो ऐसे करके ये सब पर्दा डालने का काम कर रहे थे। बहुत ही दुख की बात है। आदिवासियों के साथ आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। दूसरे का साथ जेतपुरा में देखो, शिवराज जी का गांव में 3 महिलाओं के साथ कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं पूरे मामले में। कांग्रेस की क्या मांग है, किस तरह की और कार्रवाई होनी चाहिए? कांग्रेस, हमने कहा उसकी कार्रवाई, दोषियों को तत्काल पकड़े और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मृतक परिवार को 1 करोड़ की सहायता दें और उसके परिवार में उनको नौकरी दे, ये हमने मांग की है। नीमच की घटना को लेकर गंभीर आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं और कांग्रेस बड़वानी में एक यात्रा भी आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर निकालेगी। ये बात खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और आदिवासी नेता
ने बताई है। वीडियो जर्नलिस्ट कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया भोपाल। आगे बढ़ते हैं। एमपी में बीजेपी ने आईटी सेल के प्रदेश प्रभारी शिवराज डाबी को हटा दिया है। बीजेपी ने अब आईटी सेल और सोशल मीडिया अलग अलग विंग बना दिए हैं। आईटी सेल का प्रदेश प्रभारी अमन शुक्ला को बनाया गया है। गौरव विश्वकर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह प्रदेश में सोशल मीडिया की जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा को सौंपी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव आईटी सेल की कार्यप्रणाली से नाराज थे, क्योंकि सोशल मीडिया पर सरकार और संगठन का पक्ष प्रभावी और आक्रामकता के साथ पेश नहीं हो रहा था। बताया जाता है कि डाबी को हटाने की एक वजह यह भी है कि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर बीजेपी के मुकाबले 1.5 लाख फॉलोअर ज्यादा हैं। प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर 9,60,000 फॉलोअर हैं, जबकि प्रदेश बीजेपी के फॉलोअर 8,17,000 हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। बीजेपी आईटी सेल में हुए फेरबदल ने कांग्रेस को हमला करने का मौका दे दिया। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि आईटी सेल के अध्यक्ष को हटाने से फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे। बीजेपी को अपनी जड़ों को सही करना होगा और कुछ पत्तों की छटनी करने से कुछ नहीं होगा। वहीं बीजेपी ने जवाबी वार में भूपेंद्र गुप्ता को अपने नेताओं को सीख देने की सलाह दी है। जब प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं, जब प्रदेश में दमन हो रहा है, जब दलित शोषितों को मारा जा रहा है और जब जो है बेरोजगार लोगों की सेना बढ़ती जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की फॉलोइंग कैसे बढ़ेगी? तो जो है जड़ों को ठीक करने की बजाय, जड़ों में तो दीमक लगी हैं अत्याचार की, अनाचार की, कुशासन की, उन्हें ठीक करने की बजाय पत्तों को हटा रहे हैं। पीला पत्ता एक पत्ता काट दिया। शिवराज डाबी को जो है जिस तरीके से चलता किया गया है, उससे ये भी पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोगों की कितनी कीमत है। 1 मिनट में वो 2 कौड़ी के बना दिए जाते हैं। चलिए इसी खुद को दे दें, खुद के नेताओं को दे दें, कमलनाथ जी को दें, राहुल जी को दें, सोनिया जी को दें। भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है, भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के विषय पर न बोले तो ज़्यादा अच्छा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन ग्वालियर नगर निगम में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस विधायक सतीश सीकरवार के नेतृत्व में कांग्रेस ग्वालियर में मूलभूत समस्याओं को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करेगी। कांग्रेस विधायक सतीश सीकरवार का कहना है कि हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स और गार्बेज टैक्स के नाम पर नगर निगम लोगों से पैसा वसूलती है, लेकिन शहर में ढंग की न तो सीवर लाइन है और न ही पेयजल और सड़कें। सरकार और स्थानीय प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। सतीश सीकरवार ने कहा, कांग्रेस जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़ने का काम करेगी। वहीं चुनाव की घोषणा के पहले चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस के एक्शन प्लान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली। गार्बेज शुल्क समाप्त किया जाए। जो भ्रष्टाचार हुआ है चौपाटी की दुकानों में अलॉटमेंट में, उसको जांच की जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और शहर में बिजली की समस्या है जो स्ट्रीट लाइट की, वो तत्काल हल की जाए। इन सब चीज़ों को लेकर रणनीति बनाकर आने वाले समय में 8 तारीख को आंदोलन किया जाए। मुझे लगता है सबसे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 15 माह की काली कमलनाथ सरकार में जो वादे पूरे नहीं हुए, बेरोजगारों से किसानों को, उनका जवाब उनको अवश्य देना चाहिए। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस चलना चाहती है तो उसके बाद कोई भी आंदोलन कर ले, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक कांग्रेस सड़क पर उतर के जनता के रियल विषयों पर बात नहीं करेगी और अपनी 15 माह की सरकार के लिए माफी नहीं मांगेगी, कोई चुनाव की तैयारी कांग्रेस की पूरी नहीं हो पाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के दिवंगत ससुर एडवोकेट दातार सिंह लोधी के घर पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दातार सिंह लोधी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें एक शानदार व्यक्तित्व का धनी बताया। सीएम शिवराज इसके बाद बीजेपी के पूर्व विधायक दिवंगत मोहर सिंह ठाकुर और दिवंगत कल्याण सिंह ठाकुर के यहां भी शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। सुरेश चंद्र जैन जी सुप्रसिद्ध समाज सेवी विदिशा के हैं। उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ था, वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीच में मैं बैठने नहीं आ पाया था। आज जब कोरोना कंट्रोल है तब मुझे लगा कि मुझे अपने इन दिवंगत साथियों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करना और परिजनों से
भेंट करना, और इसलिए आज मैं विदिशा आया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती में 11 सितंबर से श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा। भस्म आरती के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए 1000 श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। 7 सितंबर को सुबह 10 बजे अगले 1 महीने की ऑनलाइन बुकिंग के लिए पोर्टल खुलेगा, जिसके जरिए महाकाल के भक्त भस्म आरती के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। साथ ही ऑफलाइन बुकिंग भी पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर होगी। ऑनलाइन 200 रुपए, ऑफलाइन 150 रुपए शुल्क देना होगा। इसके अलावा जनप्रतिनिधि, अधिकारी और पत्रकारों के साथ आने वालों को भी 100 रुपए शुल्क देना होगा। अभी गर्भगृह और नंदी हॉल में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कार्तिक मंडपम और गणेश मंडपम से ही अभी दर्शन किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए पिछले 17 महीने से भस्म आरती में श्रद्धालुओं के शामिल होने पर प्रतिबंध था। प्रबंध समिति में निर्णय लिया गया है कि 11 सितंबर से भस्म आरती पुनः चालू करी जाएगी और शुरुआत में केवल 1000 लोगों के साथ में भस्म आरती शुरू की जाएगी और उसके लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑफलाइन में लिया जा सकता है उसकी रसीद। बाकी पूरी व्यवस्था जो है ऑनलाइन या जो कुछ पुजारी पुरोहित या प्रोटोकॉल वाला मामला होता है उसके तहत रहेगी। डिंडोरी में एक युवक ने नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ अभद्रता करते हुए जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों पुलिस प्रशासन और नगर परिषद के संयुक्त अमले ने बस स्टैंड की छोटी बड़ी दुकानों के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में स्थानीय दुकानदार विक्की जैन की दुकान भी हटाई गई थी, जिससे नाराज विक्की आज नगर परिषद कार्यालय जा पहुंचा और वहां मौजूद राजस्व निरीक्षक प्रदीप रजक के साथ मारपीट कर डाले। वहीं घटना से गुस्साए नगर परिषद के कर्मचारियों ने कार्यालय में तालाबंदी कर विरोध जताया। कर्मचारियों ने पुलिस से सुरक्षा देने और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। कार्यालय में क्या था कि तू मेरे भाई के टपरा उठवाया, तू उसके खिलाफ रिपोर्ट दिलवाया, मेरे पक्षी होना है, मैं थाने 50,000 दिया है और तू जानता नहीं है, तू सहपरा मत समझना। मैं 2 मिनट उठवा लूँगा। गोली मारने की सामने धमकी दी। मेरे कर्मचारी बाजू में बैठे थे, उनके सामने की बात है। जैन ठेले वाला वहाँ कार्यालय में जाकर के वाद पर मारपीट किया, जिस पर पीड़ित का MLC करा करके FIR की जा रही है। आगे जांच जारी। अभी उनको सुनाने गया है, सुनने के उपरांत जैसा जो भी तथ्य सामने आते हैं उस आधार से कार्रवाई। डिंडोरी में जी मीडिया की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। हमारी खबर दिखाने के बाद सरकार ने हाइड्रोक्ल्यूपिक्स नाम की बीमारी से जूझ रहे बच्चे का इलाज का निर्देश दिया है। वहीं 1 ग्राम ढाबा गांव का 2 साल का मासूम विनोद बैगा हाइड्रोक्ल्यूपिक्स बीमारी से जूझ रहा था, जिसमें उसका सिर शरीर से बड़ा होता जा रहा था, लेकिन विनोद के पिता गरीबी के चलते इलाज नहीं करा पा रहे थे। जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद सरकार ने CMHO को बच्चे का इलाज करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम विनोद को गांव से जिला अस्पताल लेकर आई है। CMHO ने बताया कि बच्चे को बेहतर इलाज के लिए जबलपुर के मेडिकल कॉलेज रवाना किया जाएगा। RBST की टीम गई थी वहां पर निरीक्षण के लिए, फिर मैं स्वयं गया था वहां पर। मैंने देखा, उनकी समस्याओं से अवगत हुआ। तत्पश्चात उनको मैंने समझाया कि इसके इलाज के लिए आपको मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम 1 सप्ताह बाद आएंगे। तो आज उनको यहाँ बुलाया है उपचार के लिए और अभी फिलहाल भर्ती है बच्चा। खबर मुरैना के सबलगढ़ से, जहां नायब तहसीलदार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह FIR उनकी पत्नी की शिकायत के बाद दर्ज की गई है, जिसमें नायब तहसीलदार प्रदीप कैन के खिलाफ उनकी पत्नी ने ग्वालियर के थाटीपुर थाना में शराब पीकर मारपीट करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने की शिकायत की थी। थाना प्रभारी के अनुसार पहले भी महिला ने 1-2 बार शराब पीकर मारपीट करने और दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इसके बाद महिला हेल्प डेस्क के जरिए दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया गया, लेकिन बार बार की समझाइश के बाद भी जब तहसीलदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो पुलिस ने उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फिलहाल फरार है। यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था नायब तहसीलदार। इसने अभी भी 2-3 दिन पहले ही लगातार उसकी मारपीट की और जो है शराब पी के मारपीट करता है और दहेज की मांग करता है। इस वजह से जो है फिर उसके विरुद्ध 498 और 3 बटे दहेज एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया।
रतलाम में लोगों को वैक्सीनेशन में दिक्कत ना हो और लंबी कतार से छुटकारा मिल सके, इसके लिए घर घर जाकर वैक्सीनेशन की योजना तैयार की गई है। लेकिन अब उसमें भी विवाद सामने आया है। रामनगर इलाके में वैक्सीनेशन करने पहुंची टीम का विरोध किया गया और एक शख्स ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। शख्स अपने हाथ में पत्थर लेकर वैक्सीनेशन टीम को मोहल्ले से जाने की धमकी देने लगा। टीम प्रभारी ने हंगामे का वीडियो बनाने की कोशिश की तो वीडियो बंद करने की धमकी देते हुए विवाद खड़ा कर दिया। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने आकर मोर्चा संभाला और बाकी बचे लोगों को वैक्सीन लगवाई। मोती नगर में कुछ विवाद की स्थिति बन गई। एक व्यक्ति जो न तो खुद लगा रहा और न ही मोहल्ले के लोगों को लगाने दे रहा। मोहल्ले के लोग लगाने के इच्छुक थे, अब वो आ रहे लगवाने के लिए तो वो मना कर रहा है कि आप लोग नहीं लगवाएंगे। हाँ, और आप बोले आप गाड़ी लेकर निकलो, आप यहाँ नहीं लगा सकते। आप शिकायत की गई? हाँ, थाने में माणाचौक थाने पे शिकायत की गई।